हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आहो जी। वाह भाई वाह। वाह भाई वाह। वाह भाई वाह। चलो करते हैं शुरू। चलो भैया, चलो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कल है, कल। कल। कल मनाएंगे। आज हमारा नहीं बेटा। कल मनाएंगे। हाँ, तो लास्ट में जाके एडवांस में बोलेंगे। और बताओ, क्या हाल है वीरों और वीरांगनाओं? बताओ, क्या हाल है? तबीयत थोड़ी ठीक है ना? काफी बेटर है। थोड़ी क्या मतलब, काफी बेटर है। अच्छा है। बहुत तगड़ा वाला एंटीबायोटिक खा लिया है मैंने। थर्ड जनरेशन सिफेक्सिम सीधा, है ना? काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। चलो, चले करते शुरू भाई। तो चकले, ए होमवर्क कर लिया भाई तूने? जल्दी बता दो, क्या ये होमवर्क हो गया था? क्या ये होमवर्क हो गया था? नहीं हुआ तो इस पे अपन थोड़ा समय लगाते हैं, चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। ये लीनियर है, AB2L0 है। ये आपका AB2L1 है। लीनियर से करो या हाइब्रिडाइजेशन से करो, आंसर हो जाएगा। फिर ये लीनियर है, तो ये मैक्स होगा ही सही। यहां देखते हैं क्या सीन है। वाह, क्या सीन है! AB3L0 और ये AB4L0, हाइब्रिडाइजेशन से कर लो इसको तो। SP SP2 SP3, ये ज्यादा, ये सब कम हो जाएगा। ठीक है, चलो। XCF2, XCF2 आपका AB2L3 है, और ये भी आपका AB2L3 है। अरे नहीं, हाँ क्या ये दोनों लीनियर है? हाँ, तो क्या यहां लगा देंगे? बराबर लगा दीजिए। फिर यहां आएगा क्या? AB3L0, AB2L1। अरे क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम है? बिल्कुल सेम है। अरे क्या लोन पेयर अलग अलग है? हाँ, तो लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। AlCl3, AB3L0, ये वाला AB3L0 सेम सेम। और क्या इनके पास लोन पेयर है? नहीं। ये लोन पेयर एब्सेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा? डोंट डू जस्ट चिल, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको AB2L3 लिखा है। AB2L3 लिखा, सही तो है? क्या दिक्कत है? दोनों लीनियर स्पीसीज है। लेक्चर नंबर 8 है ये। अरे यार, 8 तो कल था। पर मजा आ रहा है। ले, ये रहा AB2L0, और ये रहा AB4L0। वाओ, तो ये कम हो जाएगा। जिसको ये मॉलिक्यूल निकालना नहीं आ रहा है, वो जाकर अपनी भैंस मत चराना, सीधा सीधा लेक्चर नंबर जाके देख लेना जिसमें ये सिखाया हुआ है। ठीक है बेटा? ठीक है भाई। आगे देखो, ये देखो, क्या ये AB4L0 है? क्या ये भी AB4L0 है? धत तेरी की, क्या इसमें किसी में भी लोन पेयर है? नहीं। एब्सेंट है? हाँ, बराबर कर दे, कर दो।
पांचवा गलत कैसे बोल दिया? BCl3 और AlCl3 बराबर होंगे, क्योंकि लोन पेयर एब्सेंट देखेंगे ना पहले। तुम इस सेंट्रल एटम की साइज पे क्यों आ रहे हो? लोन पेयर दोनों में ही नहीं है, तो सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम वाले केस पे जाना ही नहीं है ना हमको। ठीक है, हाँ अब ज्ञान और दे रहे, कह रहे पांचवा गलत हो गया, सेंट्रल एटम देखो। क्यों देखूं सेंट्रल एटम? पहले ये देखूंगा ना दोनों के पास लोन पेयर नहीं है, एब्सेंट है तो बराबर लिखूंगा, यहां पे भी एब्सेंट है तो बराबर लिखूंगा। क्यों देखूं, क्यों देखूं मैं सेंट्रल एटम? फिर इसमें कैसे करेगा बता? थर्ड, XCF2 लीनियर होता है, I3 माइनस भी लीनियर होता है, क्यों परेशान कर रहे हो? ए जाना भाई, क्यों तंग कर रहा है? स्पैमिंग करनी है तो कोई ढंग की कर ले, अपने लेवल की करना, यहां क्यों दिमाग लगा रहा है जहां तेरा लेवल ही नहीं है? स्पैमिंग करनी है तो औकात से बाहर क्यों कर रहा है? औकात के अंदर कर। सब्जेक्ट की स्पैमिंग करने का अभी नहीं है दम तेरे में, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। NO2 बता दिया, यूनिक केस है, हमें पता है कि ये लीनियर है और ये 120 से ज्यादा और 180 से कम होता है, इसीलिए ये वाला सवाल दिया हुआ है मैंने। उसके बाद ये ICl2 प्लस, ये आप AB2L2 आएगा, बेंट आएगा बेटा, ये कैसा आएगा? ये बेंट। और ये आएगा आपका AB2L3 लीनियर, तो यही ज्यादा होगा। ये देखो, ये AB2L0 AB2L2 आएगा, AB2L2 ही आएगा, हाँ। ये AB3L1 आएगा और ये आपका AB4L0 आएगा। बताओ, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है और नंबर ऑफ लोन पेयर अलग अलग हो तो जिसमें लोन पेयर ज्यादा होता है उसका एंगल कम होता है। ठीक है बेटा, छह नंबर में मेरे लोन पेयर सेम आ रहे हैं, क्यों आएंगे? ये बेरिलियम है, ये क्लोरीन है, ये -2 है, तो बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, ठीक है। क्लोरीन के 7 होते हैं, तो 7 चौके 28 कर दूं, क्योंकि 4 है, तो 28 और प्लस 2 और कर दे, कितने हुए? 32। अब 32 डिवाइड बाई 8 करेगा तो कोशेंट ही आएगा सिर्फ 4, रिमाइंडर 0, तो AB4L0 ही तो आएगा। अब मेरे को तो कल एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पे फोटो भी भेजा था, उसने ये जोड़ बाकी गुणा भाग गलत कर रखे हैं, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता ना। मैं तुमको ये बता सकता हूं कि ऐसे करना है। अब तुमको डिवाइड करना नहीं आता, तुमको जोड़ना नहीं आता, तो बेटा फिर तुम गलत जगह आ गए हो, समझो बात को। तुम्हारी मिस्टेक कहीं और है, अगर जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आ रहे तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूं। अब इस चीज को तो मैं खुलेआम बोल सकता हूं कि मैं यहां पर जोड़ बाकी सिखाने के लिए तो नहीं खड़ा हूं, ठीक है। सरेआम बोलूंगा ये चीज तो, भाई जिसको बुरा लगना है लगे, जोड़ बाकी थोड़ी सिखाऊंगा मैं, ये सिखाऊंगा क्या कि जोड़ बाकी कैसे करते हैं। नाइन्थ को रिपीट क्यों करूं? AB2L2 है, AB2L3 है, क्यों करूं रिपीट? कर ले, हर एक मॉलिक्यूल करके दिखाऊंगा क्या मैं? हर एक मॉलिक्यूल करके ये करके दिखाऊंगा क्या? क्यों करूंगा मेरे को बता। आयोडीन के 7 होते हैं, क्लोरीन के भी 7 होते हैं, 2 क्लोरीन है, एक और लगा ले। 3 ऐसे एटम है जिनके 7 होते हैं, लेकिन एक कम है तो -1 कर दे और डिवाइड बाई 8 कर दे, कितना हुआ? कितना हुआ? 7 या 21 -1 20, 20/8 क्या जाएगा? कोशेंट 2 जाएगा, रिमाइंडर 4 जाएगा, रिमाइंडर डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बना ले AB2L2। मजाक है क्या? हाँ है, अगर तुझे आता है तो मजाक है। मैंने कहा जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, जब तक ये खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा।
रोते रहोगे हर लेक्चर में, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, रोते रहोगे। ICl2 माइनस कर ले। माइनस करने का मतलब है 7 + 7 + 7 + 1 होगा। वहां एक इलेक्ट्रॉन कम है, यहां एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, डिवाइड बाई 8 कर दे। अभी कितना हो गया? अभी कितना हो गया बता जरा। अभी देख, अभी ये 22 डिवाइड बाई 8 हुआ क्या? अभी करके देख कितना हुआ। अभी भी क्वोशेंट तो 2 ही होगा, लेकिन रिमाइंडर इस बार 6 आएगा, और रिमाइंडर डिवाइड बाई 2 जो है वो 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बना ले Ab2L3। बाकी करते ही रहो। तुम पता है, तुम्हारे को होमवर्क, तुम होमवर्क देने लायक बच्चे नहीं हो, बुरा मत मानना। क्योंकि अगले दिन जब टीचर डिस्कस कर रहा होता है ना, तो तुम ऐसे पूछते हो जैसे तुम्हारे लिए तो चीज ही नहीं है। रिपीट कर दो, कुछ नहीं आता तो रिपीट। क्या लिखना है कमेंट में? रिपीट। एक सवाल और दे रहा हूं, करके दिखाओ। अभी हो जाएगा क्या वो? हाँ हो जाएगा। सवाल करो। कल रह गया था, अभी करो। अभी करो, देखता हूं कल की कितनी चीज याद है तुमको। नोट्स तुम लिखते हो ना, तुम्हारे ही है। नोट्स लिखते हो ना तुम, लो करो सवाल। और ये लो, इसमें 45 सेकंड बहुत होते हैं, दे रहा हूं जानबूझ के, इसमें तो 30 सेकंड भी बहुत है। अरे स्पैमर है तो ठीक है यार, ढंग की चीज लिख ले। रिपीट। रोज एक चीज लिख के बोर नहीं हो जाता तू? कैसा तुच्चा स्पैमर है रे, फर्जी। स्पैमिंग करना भी नहीं आती। नहीं, चैट ऑफ नहीं करेंगे। अशिका सिंह, चलने दो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मेरा गुस्सा तेज है, बट वो उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। अपने फर्क नहीं पड़ता चीज। ऐसे सोच के देख ले, कितने स्पैमिंग करने आए होंगे पिछले 3 साल में, जाने कितने। कई आए कई चले गए। हारना इनको, ये लास्ट में ये भी जानते हैं, यहां पे भी, क्लास में भी, और जिंदगी में भी। इनको पता है ये चीज, कि जो ये कर रहे हैं उससे हार इनको ही मिलेगी हमेशा लाइफ में। जीतेंगे तो ये है नहीं। ताली बजाने वाले हैं दूसरों के सिलेक्शन पे। क्या कह रहा है? बोथ द मॉलिक्यूल्स आर नॉन एग्जिस्टिंग। दोनों में से कौन एग्जिस्टिंग है? एग्जिस्टिंग है या मैंने गलत लिख दिया? मेरे को लग रहा है नॉन एग्जिस्टिंग नहीं होगा ये, कुछ गड़बड़ है सवाल में। रुक जा बेटा, जल्दी जल्दी में कुछ अलग लिख दिया मैंने। दोनों मॉलिक्यूल एग्जिस्टिंग। रुक जाओ भाई, इस सवाल को ठीक करना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया बे। हम्म, 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 या तो मैंने इसको नॉन एग्जिस्टिंग की जगह नॉन लिख दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। नॉन है भाई ये। अब कर, अब करके देख देखे। हाँ अब कर ले, अब हो जाएगा। सॉरी माफ करना, एक बार फिर से पोल लगा रहा हूं। अब करो भाई। अबे ये पोल फिर से नहीं चलेगा क्या? रिजल्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी करेक्ट ऑप्शन कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब हटा दो। अब करो। अब 30 सेकेंड ही है। वो गलत लिखा हुआ था उसमें, नॉन एग्जिस्टिंग है वो, नॉन लिख दिया उसमें। हाँ बहुत भारी मिस्टेक थी। होता है होता है होता है, ऐसा होता है। छोटे छोटे शहरों में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। अपना तो शहर भी छोटा है। छोटा है लेकिन कोटा है। एक बार पेपर मुश्किल आ जाए, पूरा भारत फिर से यहीं पढ़ने आ जाएगा। चल भाई, चल बे वीरे,
कह रहा है इनमें से कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। वैलेंसी के दम पे आपको ये चीज देखनी है, कोवैलेंसी के दम पे कि किसकी कोवैलेंसी नहीं हो सकती ऐसी, ऐसा देखते हैं। 81% लोगों ने सवाल का जवाब सही दिया है। देवी और सज्जनों, संजना राय इसमें कांस्य पदक लेके आई है, दिव्यांशु शर्मा रजत पदक और मलिक मोहसिन कश्मीर से स्वर्ण पदक जो है वो देश के लिए लेकर आए हैं। आर्यन सिंह को भी बहुत बहुत बधाई है ना, और गौरव वर्मा को भी, समृद्धि अग्रवाल, जैद को भी, अभिषेक कुमार, रोहित निजारे, तुम्हारे नजारे जीवन में सुधरे, इट्स देवांश को भी बहुत बहुत बधाई हो। यस, ऑक्सीजन जो है वो 2 कोवेलेंसी दिखा सकता है, 4 उसके बस की नहीं है, 6 उसके बस की नहीं है। ऑक्सीजन के बारे में और फ्लोरीन के बारे में कुछ स्पेशल चीजें मैंने कल बताई थी। ठीक है भाई, चलें आगे। हाँ, OF4 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन OF2 तो करता है ना। ओ चम्मच, उसको देख, पेयर में दोनों एग्जिस्ट नहीं चाहिए उसको। ये एग्जिस्ट करता है बट ये नहीं करता, ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है ना, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता, दोनों चाहिए। समझ में आया चमचे? कह रहा आपकी मिस्टेक से हमारा रैंक चला गया। चलो इसमें सुधार लो अपनी रैंक, आ जाओ। आओ जी आओ, 30 सेकंड बहुत है, आओ जी आओ। टन 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 टन। आओ। जो दिखता है वो होता नहीं है, याद रखना बेटा, याद रखना। एमडी के सवालों में ऑल ऑफ दीज से बचने का, याद रखने का। जो दिखता है वो हाँ होता नहीं है, समझ रहे हो ना? फिल्टर वाली दुनिया बेटा, फिल्टर वाली, ठगे जाओगे किसी दिन। देखा, ये वो लोग हैं जो, ये डी वाले कौन है पता है? डी वाले ऐसे हैं, ऑल द, ऑल ऑफ दिस जब भी होता है ना तो आंसर वही होता है। एक बात बताओ, कितना प्यारे तरीके से मैंने समझाया था कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्या समझाने के लिए पड़ी है, इतना प्यारे तरीके से समझाया था। कभी कभी मुझे लगता है कि ये ना ड्रॉपर बैच में ही करना चाहिए, गलत जगह गलत चीजें इन्वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन पता है मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12th में ही सेलेक्ट होंगे, उनके लिए 11th और 12th क्लास ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सोचते हैं कि यार क्या इनको क्या कंटेंट दे रहा हूं मैं, जबरदस्ती अपना फीडबैक खराब करवाऊंगा पढ़ा के ऐसी चीजें, है ना? अरे भाई, टेट्रा वैलेंसी 4 कोवैलेंसी तो बिना हाइब्रिडाइजेशन में भी बना रहा था वो, ये तो कैसे बना लोगे? नॉन प्लेनर वो तब भी था, हाँ बॉन्ड सारे बराबर नहीं थे ना उसमें, तो यही एक्सप्लेन हुआ ना उससे। फिर हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्ड ही तो बराबर बने भाई, कमाल है। देखो भाई, 29% लोगों को तो समझ आ रही है चीजें, है ना? एक बार फिर से कश्मीर से स्वर्ण पदक, कुणाल कुमार इस बार रजत लेके आए हैं, संजना राय आज भी कांस्य पदक पर हैं, अडिग हैं। संजना, कभी चांदी और सोना भी देखो। ब्यूटी कुमारी भी आई है, ओहो चलो बढ़िया है। मनोज कुमार, मनोज कुमार टंटी, टंटी क्या होता है भाई? शुक्र है एन है उसमें। भव्या पुंज, नवदीप साहनी, आदित्य शर्मा, खुशबू, एक तो समझना पड़ता भाई, नाम पहले मन में पढ़ना पड़ता है फिर जोर से बोलना पड़ता है, तुम तो कुछ भी लिख दोगे। अर्पण हजारा, वाह वाह, सबको बधाई, है ना? चल भाई, अब बात करते हैं, हम कुछ इस तरह की चीजें कर रहे थे, यहां आ जाते हैं।
कि अब बताओ, हम इस वाले केस में था, पहले वाला केस हमने कर लिया था, ए जिसको बनाया था, वो ए केस कौन सा था बताओ जल्दी? कोवेलेंसी से रिलेटेड, यानी कि इम्प्रॉपर कोवेलेंसी से एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग चेक करते हैं, जिसका आज मैंने अभी सवाल भी करा दिया, ऑक्सीजन से रिलेटेड। ठीक है, मजा तो आ रहा है? तो ऑक्सीजन से रिलेटेड कोवेलेंसी वाले इस तरह के सवाल जो हैं वो मैंने करवा दिए। अब यहां पे ये केस अलग है, ये केस बहुत अलग है। अलग कैसे, मैं बताता हूं। देखो यहां क्या होता है बेटा, देखना, देखते जाना। यहां क्या होता है? न्यूक्लियस। यहां क्या होता है? एस। यहां क्या होगा? पी। यहां क्या होगा? डी। ऐसे ही होता है। अरे भाई, न्यूक्लियस के पास एस होता है, पी होता है, डी होता है। ऑर्बिटल्स ऐसे ही होंगे, इस तरह से ही होंगे ऑर्बिटल, और क्या होंगे? इसी तरह से होंगे, ये तो जानते हो सब। अब मान लो कि जिनोन को 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो जिनोन को 6 बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा अपने डी में। ठीक है, करेगा वो। पॉइंट वो है कि एक्साइट तो कर लेगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसकी मिक्सिंग होना भी जरूरी है। तो यहां कुछ एनर्जी गैप होता है। तो ये जो डी का है, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन में डी का यूज करना चाहते हो, मेरी बात को समझना बेटा, आपको 4 बॉन्ड बनाने तक तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपको 5 बॉन्ड बनाने, 6 बनाने, 7 बनाने, या ऐसा कुछ करना है आपको, कुल मिला के आपको हाइब्रिडाइजेशन में डी को लेके जाना है। क्या करना है आपको? हाइब्रिडाइजेशन में डी को लेके जाना है ना? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। अब मान लो हाइब्रिडाइजेशन में डी की जरूरत पड़ रही है, तो डी का मिक्स होना जरूरी है कि नहीं? अरे सिंपल सी बात है, हाइब्रिडाइजेशन इज अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। और मिक्सिंग, मैंने बताया था, मिक्सिंग ऑर्बिटल की उन्हीं ऑर्बिटल्स की होती है जिनके अंदर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होता। तो डी जो होता है ना, वो दूर होता है। डी डी क्या होता है? थोड़ा दूर होता है। तो डी का पास आना बहुत जरूरी है। डी का पास आना बहुत जरूरी है। अब डी जब पास आएगा तो ये एनर्जी गैप घटेगा। डी जब पास आएगा तो ये एनर्जी गैप घटेगा, और एनर्जी गैप घटेगा तो एस पी के साथ इसकी मिक्सिंग आसान हो जाएगी। तो यानी कि जिन जिन में भी हाइब्रिडाइजेशन में डी होता है, इसका मतलब है वहां पर सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन लगा होगा। सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि देखो, ये रहा न्यूक्लियस, इसका जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो एनर्जी गैप कम होगा और मिक्सिंग क्या हो जाएगी? आसान। तो हमारे पास शर्त आ गई, बोले अगर आपको डी का इस्तेमाल करना है तो वो सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड होने चाहिए। और कॉन्ट्रैक्टेड से भाई से जाके पूछा कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? न्यूक्लियस से पूछा। न्यूक्लियस क्या करता है? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस की वो पावर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लग रही हो, जिसको वो खींचता है। अब खींचता है तो इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल्स में ही होते हैं, तो जब वो पास आएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनके बीच का एनर्जी गैप क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। यानी हमें समझ आ गया कि अगर डी को मिक्स करना चाहते हो तो ये गैप घटाना पड़ेगा, और ये गैप घटाने के लिए इसका पावर बढ़ाना पड़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ाओ। सर जेड इफेक्टिव कब बढ़ता है? अच्छा मैं बताऊं, मैं पूछूं कि अगर किसी कोई सेंट्रल एटम है और इससे जुड़ा हुआ कोई ये सराउंडिंग एटम है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो क्या इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा क्या? अरे बोलो। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, अगर यहां पे En ऑफ बी इज ग्रेटर देन, है ना, En ऑफ बी इज ग्रेटर देन En ऑफ ए है, तो यही सीन होगा कि यहां पे नेगेटिव और यहां पे प्लस आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोल, अरे बोल, आएगा। अगर आएगा तो मुझे बताओ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अरे पॉजिटिव चलो छोड़ो, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो मुझे बताओ जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। अब सुनो, वापिस से सुनो सारे पॉइंट। अगर डी का यूज करना है तो डी कॉन्ट्रैक्टेड होने चाहिए। डी कॉन्ट्रैक्टेड हो, इसके लिए सेंट्रल एटम उन्हें खींचना चाहिए। सेंट्रल एटम खींचे, उसके लिए जरूरी है कि सेंट्रल एटम का जेड इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए।
सेंट्रल एटम का जेड इफेक्टिव ज्यादा हो, इसके लिए जरूरी है कि जो भी उसके साथ बॉन्ड बनाने आ रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो उसके पास आएगा, जैसे ही वो उसके पास आएगा, बॉन्ड अभी बना नहीं है, मान लो ये इसके नजदीक भी जाएगा ना, तो इसके गुदगुदी होगी कि अरे क्या कर रहा है ना। तो जैसे सेंट्रल एटम के पास सराउंडिंग एटम, अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम किसी सेंट्रल एटम के पास पहुंचता है तो गुदगुदी सी मचती है। मेहमान जो हम चाहते हैं अगर वही आ रहा हो तो पूरे शरीर में खुजली मचने लगती है बेटा। इसका मतलब है अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम अप्रोच करता है तो सेंट्रल एटम के माथे पे पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है, वो पॉजिटिव महसूस करने लगता है, कहता है आज तो हो ही जाएगा, है ना, उसको इसको पॉजिटिविटी होती है। तो इसीलिए ये पॉजिटिव आने की वजह से उसका जेड इफेक्टिव बढ़ता है और वो कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, कह रहा है कि मैं समेट दूंगा, तू बस आजा, मैं समेट दूंगा तू आजा, मैं कॉन्ट्रैक्ट भी कर दूंगा तू आजा। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए राजी हो गया, क्या सिमट जाएंगे, आप आइए तो सही। तो वो वाली बात है बेटा। तो कौन आना चाहिए, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव? आपके केस में हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स, दैट्स इट। आपके केस में लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, बाकी सब। समझ में आया भाई? बताओ, मैं तो तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूं, जो दिन भर तुम रील्स में देखते हो, जो दिन भर तुम्हारे दिमाग में विचार चलते हैं, मैं उसी भाषा का इस्तेमाल करके चीजों को समझाता हूं कि यार बच्चा जहां जिस लैंग्वेज में समझ सके उसके उसी उसी तरीके से समझाए ना। तो उदाहरण भी वही दे जो आपके दिमाग में सारे दिन चलता है, तो यही चलता है, अब यही जमाना है, क्या कर सकते हैं, तो सीखो फिर। यस, तो सिंपल सी बात है, इफ सेंट्रल एटम हैव टू यूज इट्स डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन दे मस्ट बी सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन सराउंडिंग एटम इज हाई En। मतलब अगर आप खुद देखो ना, जिनोन यहां 6 बॉन्ड बना रहा है, जिनोन वहां पे भी 6 बॉन्ड बना रहा है, क्या ये कोवेलेंसी की दिक्कत है? नहीं। इसीलिए हमने कोवेलेंसी के केस में इसको नॉन एग्जिस्टिंग नहीं माना, ऐसा एग्जाम्पल कोवेलेंसी में नहीं लिया, है ना, क्योंकि ये कोवेलेंसी का सताया हुआ नहीं है, ये सताया हुआ है सराउंडिंग एटम का। हाइड्रोजन आता है तो मजा नहीं आता बेटा उसको, हाइड्रोजन आता है तो मजा नहीं आता। जैसे यहां पे देखो, यहां PF5 एग्जिस्ट करता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है, लेकिन कभी देखो PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, PH5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये देखो, ठीक है भाई, ये चीज समझ गए क्या? क्योंकि डी का यूज ही नहीं कर पाएंगे। जब देखो, इसको 5 बॉन्ड बनाने के लिए डी की जरूरत पड़ेगी, इसको 5 बॉन्ड, ये देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है, मतलब डी की जरूरत है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, मतलब डी की जरूरत है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, मतलब डी की जरूरत है, इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, मतलब डी की जरूरत है। अब इन सब में डी यूज हो जाएगा, क्योंकि आने वाले साथ में जो पड़ोसी हैं, जो सराउंडिंग एटम है, वो बढ़िया वाले आ रहे हैं, हाई En आ रहे हैं। यहां पे ये भी खुश हुआ, कह रहा 6 हाइड्रोजन आ रहा है, उस जिनोन ने भी 6 बॉन्ड बनाए थे, मैं भी 6 बॉन्ड बनाऊंगा, लेकिन ये नहीं बना पाया। ये क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसको sp3 तो मजा आया, लेकिन D3 नहीं आया। अब जब D3 नहीं आया तो ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं बन पाएगा, इसीलिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो सारे हाइब्रिडाइजेशन उन्हीं के साथ ये डी इसीलिए आ पा रहे हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहे हैं। क्या चीज क्लियर है बेटा? सानिया कुमारी कह रही है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि एग्जिस्टिंग है या नॉन एग्जिस्टिंग है। देख बेटा, मैं जो कर रहा हूं ना, तू जाके किसी की भी क्लास देख ले, एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग को उन्होंने टॉपिक ही नहीं बना रखा, वो सिर्फ थोप देते हैं कि ये 5 स्पीसीज एग्जिस्ट करती है और ये नहीं करती। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एग्जिस्ट करने वाली कम है, नहीं एग्जिस्ट करने वाली उतनी है जितना आप सोचते हो। अगर मैं लिखता हूं कि CCl4 एग्जिस्ट करता है तो आप बोलोगे यस, क्योंकि कार्बन 4 कोवेलेंसी दिखा सकता है। अब मैं वहां लिख दूं CCl5 माइनस,
क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। फिर मैं बोलूं कि CCl6 2-, तो जब बेटा 5 नहीं बना सकता तो 6 भी नहीं बना सकता। अब तेरी मर्जी, तू कुछ भी लिख, CCl7 3-। अब जब 5 पे एग्जिस्ट करना बंद कर रहा है कोवेलेंसी के नाम पे, तो 6 7 वो कुछ भी बनाएगा। तो एग्जिस्ट नहीं करने वाली बहुत सारी है। और आप जाके देख लेना, इस टॉपिक को अलग से करके 3 रीजन कोई नहीं बताएगा आपको। मैं आपका दिमाग खोलने के लिए फिर भी इस टॉपिक को लाया हूं और इसके 3 रीजन बता रहा हूं कि जनरली जो स्पीसीज होती है वो 3 रीजंस की वजह से एग्जिस्ट नहीं करती। तो कभी भी ऐसा सवाल आए एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग का, तो अगर आप मेरे से पढ़े हुए हो तो आप इन 3 कारणों के बारे में सोचेंगे। क्या कोवेलेंसी का लफड़ा है? क्या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल्स का लफड़ा है? और अभी तीसरा एक और आने वाला है, दैट इज नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस। ऑर्गेनिक में आपको बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होंगी जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से चीजें एग्जिस्ट नहीं करेगी। वो बार बार बोलेंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मुझे बताओ, मैं तो आपके लिए एटलीस्ट, एक तो होता है आपके पास सवाल आया और अब आप सोचने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। हो सकता हो किसी ने डायरेक्ट बोल दिया हो, उसने 10 स्पीसीज इधर लिखवा दी हो एग्जिस्ट और 10 इधर लिखवा दी हो नॉन एग्जिस्टिंग, लेकिन उसने सोचने पे नहीं सिखाया हो कि बेटा ऐसे ऐसे सोच सकते हैं हम एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग के बारे में। मैं आपको 3 कारणों के साथ, 3 रीजंस के साथ मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करवा रहा हूं कि जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो बेटा 95% चांस है कि इनमें से कोई एक रीजन होगा, आपको बस वो ढूंढना है। और 95 में से 90% चांस है कि वो कोवेलेंसी वाला मैटर होगा, जो कि हम इससे पहले कर चुके हैं, कोवेलेंसी वाला। अभी ठीक है? इसलिए बेटा ये तो प्रैक्टिस से ही होगा। बार बार वो स्पीसीज सामने आएंगी। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं वो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, इसलिए होपफुली एग्जाम में तो यही आएंगे। ठीक है? फिर भी अगर नहीं आते हैं तो कम से कम मैं आपको रीजंस दे रहा हूं जिससे आप हाथ पैर तो मारे। आपको मैं पानी में फेंक दूं और ये ना बताऊं कि बेटा हाथ पैर हिलाने से तैरेगा, और ये बोलूं कि बस पानी में जा तैर जाएगा। नहीं, मुझे बताना तो पड़ेगा ना, हाथ पैर हिलाना तो सिखाऊंगा ना बेटा यार, तब तो तैरेगा। फिर तीसरा रीजन आता है बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस। इसलिए आपको कंपेयर करना है, लॉजिक के साथ कंपेयर करिए। ठीक है? अदरवाइज आप कंपेयर मत करिए। ठीक है? आप किसी भी टीचर के साथ, किसी भी XYZ टीचर को किसी भी XYZ टीचर के साथ कंपेयर मत करिए। ये बहुत गंदी आदत है, प्लीज ऐसा मत करिएगा। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, कि सबके लिए, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे साथी हैं, है ना। पर्सनली एक टीचर को बहुत बुरा लगता है जब वो किसी को, आप उसको कंपेयर करते हो किसी और टीचर से। आपको समझ नहीं आ रहा है, आप ये बोलिए कि सर थोड़ा डाउट है, या आप डायरेक्टली दूसरे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। खुद को कितना बुरा लगता है तुमको ये बताओ, जब आपके पिताजी पड़ोस के बच्चे से आपको कंपेयर कर रहे होते हैं। वही बच्चा जिसके साथ तुम खेले हो, जिसके साथ तुम सब कुछ किए हो, सब कुछ उठे बैठे खेले, पूरा बचपन निकाला, उसी बच्चे की तरह तुम भी उसी स्कूल में पढ़े, साथ पढ़े, क्लासमेट हो, सब कुछ हो, लेकिन एक एग्जाम होता है, उसके मार्क्स आ जाते हैं, आपके नहीं आते हैं, वो कंपेयर कर लेते हैं। उस वक्त आपको कैसा लगता है? क्योंकि एफर्ट तो आपने भी डाले, इसलिए एफर्ट तो दोनों टीचर डाल रहे हैं, जो भी पढ़ा रहा है एफर्ट, इस PW में खड़ा हुआ हर टीचर अपने एफर्ट डाल रहा है। उसे बुरा कब लगता है? जब एफर्ट डालने के बाद भी उसे कंपेयर किया जाता है। तो प्लीज सारे टीचर्स की तरफ से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपका काम पढ़ना है, आप कंपैरिजन करना बंद कीजिए। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चे की ये गंदी आदत हो गई है। सारे टीचर अच्छे होते हैं, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, जिससे भी पढ़ रहे हैं, कंपेयर करना बंद कीजिए। उस कंपैरिजन में ना उनका कुछ बिगड़ेगा, ना आपका कोई फायदा होना है, उल्टा नुकसान आपका होगा। वो किसी और कोचिंग में चला जाएगा काम करके, आप क्या करोगे? है ना। हमेशा मैं एक बेसिक मतलब लाइफ लेसन समझ लो यार, ठीक है, कि कभी ऐसा मत करना, कभी ऐसा मत करना, किसी के लिए नहीं करना। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, आप करोगे हम टॉलरेट भी कर लेंगे, लेकिन पूरी टीचर कम्युनिटी की तरफ से मैं बात कर रहा हूं। बुरा लगता है भाई,
कंपेयर क्यों कर रहे हो? एफर्ट तो सब बराबर डाल रहे हैं ना, क्यों कंपेयर करना है? स्टेरिक हिंड्रेंस, देखो फॉस्फोरस 6 कोवेलेंसी, फॉस्फोरस 6 कोवेलेंसी, बोले कोवेलेंसी का तो दिक्कत नहीं है। सिलिकॉन 6 कोवेलेंसी, सिलिकॉन 6 कोवेलेंसी, इसको एल कर देना, ये SiCi लिख देना, एल है ये, कोवेलेंसी की दिक्कत नहीं है। आयोडीन 7 कोवेलेंसी, इधर भी 7 कोवेलेंसी, कोवेलेंसी की दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत हो गई ड्यू टू लार्ज साइज सराउंडिंग एटम्स, लार्ज साइज ऑफ सराउंडिंग एटम्स। देखो फॉस्फोरस है, यहां पे सेंट्रल एटम है, अगर आप यहां पे बहुत बड़े बड़े एटम जोड़ दोगे तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। अब देखो 6 क्लोरीन लग सकते हैं लेकिन 6 ब्रोमीन नहीं लग सकते, तो फॉस्फोरस ने बोला कि भाई 6 क्लोरीन तक झेल सकता हूं मैं, 6 ब्रोमीन, ब्रोमीन बड़ा होता है, बोले मैं 6 ब्रोमीन नहीं लगा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे चारों तरफ की भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। अगर चारों तरफ 6 ब्रोमीन लगेंगे तो साइज बड़ी होने की वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, रिपल्शन होगा, वो बनेगा ही नहीं कभी। तो 6 ब्रोमीन नहीं लगा सकता ये 6 फ्लोरीन लगा सकता है, ये 6 क्लोरीन नहीं लगा सकता। अब आप बोलोगे सर वो क्लोरीन लगा रहा है तो ये क्लोरीन क्यों नहीं लगा सकता? तो बेटा ये रेशियो देखा जाएगा ना, यहां फॉस्फोरस है, यहां सिलिकॉन है, तो इनकी भी तो कोई साइज होगी, इसकी और इसकी साइज का रेशियो देखकर डिसाइड होता है कि कौन किसके साथ एग्जिस्ट करेगा। तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, याद रखना। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर SiCl6 2 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, तो सर वो SiBr6 2 माइनस कर जाएगा क्या? अब आप बताओ उस बच्चे को मैं क्या जवाब दूं? पूछते हैं बच्चे कि सर आपने SiCl6 2 माइनस एग्जिस्ट नहीं करना बताया, SiBr6 2 माइनस एग्जिस्ट कर जाएगा क्या? आप बताओ क्या करना है, आप बताओ क्या करना है। और ये बहुत कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं, वो जो नीट में आ चुके हैं। करेगा क्या? अरे भाई जब क्लोरीन नहीं लगा पा रहा 6, तो ब्रोमीन लगा लेगा क्या? है? टेनिस बॉल नहीं लग रही उससे, तुम फुटबॉल कह रहे हो, तो कैसे लगाएगा बेटा 6 फुटबॉल? नहीं होगा ना। तो ये वाले सवाल मत पूछा करो, और ऐसे सवाल अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं ना, तो सिलेक्शन थोड़ा दूर है फिर तुमसे। तो थोड़ा सा है ना, कॉमन सेंस वाली चीज है, थोड़ा सोचो, लॉजिक के साथ सोचो कि भैया ये क्लोरीन की साइज की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर इससे बड़ा तो क्या ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ओके, चलो भाई, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, चलो चलो, गुड बॉय। कुछ और है क्या? लो कुछ सवाल और करो, ढोंडू सवाल कर ले। अलीना कह रही है नो वन इज फ्रॉम औरंगाबाद। तो अलीना अजंता एलोरा केव्स में ले जाएगी क्या औरंगाबाद से? वही है ना वहां पे शायद। अजंता एलोरा कहाँ है? नहीं वो अलग जगह होगी फिर, मुझे कुछ और याद रह गया होगा। हिस्ट्री बहुत बेकार है भाई मेरी। औरंगाबाद केव्स, आ जा भाई। देख भाया, इसमें से पूछ रहा है यो, बोले सल्फर की कौन सी वाली स्पीसीज एग्जिस्ट कौन नहीं करेगी? जरा देख के बताइयो के पूछने ला रहा है सवाल है, यो सवाल पूछने ला रहा है सल्फर की कौन सी स्पीसीज पॉसिबल कौन होगी?
अब बता, सल्फर हाइड्रोजन के साथ 6 बॉन्ड बना के क्या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा कि? आंसर है नहीं। बोला साइड में हाइड्रोजन आवेगा तो मजा को नहीं आवेगा। तो बता, यही आंसर हो गया। 78% लोगों ने सवाल का जवाब सही दिया है। ये वो है तुक्के। कह रहा है ये SO2Cl2 तो आज दिन तक देखा ही नहीं, तो यही एग्जिस्ट नहीं करती होगी। मतलब इन्होंने जो दुनिया में नहीं देखा वो एग्जिस्ट नहीं करता। इन्होंने दुनिया में जो नहीं देखा वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो ये ऐसा सोचते हैं। कह रहा अपन ने तो नहीं देखा यार, ये SO2Cl2 अलग लग रहा है, थोड़ा अलग। अब बेटा आजकल तो अलग अलग ही एग्जिस्ट करते हैं सारे, हैं? तो ऐसी चीज नहीं है, विचित्र प्राणी ये एग्जिस्ट। इस पे ध्यान देता ना, इस पे थोड़ा ध्यान तो देता है मजनू, है? और इस पे ध्यान दे ना दे, अंधों की तरह क्यों बैठे रहते हो तुम? मुझे तो आज दिन तक समझ नहीं आया, अंधों की तरह क्यों बैठे रहते हो तुम? अंधे हो गया? देख, SH6 क्लियरली नॉन एग्जिस्टिंग। मैंने तो सवाल भी वही पूछा है जो नोट्स में। अब तुम बिल्कुल ही अंधों की तरह ऐसे बैठे हो सामने, जीभ निकाल के, थके हारे। अच्छा पढ़ा रहा है टीचर, बढ़िया है। बीच में मम्मी की आवाज आई तो जग गए, बाकी वापस नींद में बैठे। अरे मत करो ये सब, क्यों कर रहे हो ऐसे? देखो तो सही रे, तुमने ही पढ़ा है यार। चलो, तो एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग सब कुछ हो गया। एक सवाल और है जो मैं लेके आया हूं, वो तुम्हारा पुराना नॉलेज चेक करते हैं। चलो, ये C3O2 है। अब लगाओ दिमाग, इसमें से कौन सी स्पीसीज में कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है? राइट, लगाओ दिमाग, करो, टाइम है तुम्हारे पास। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन निकालना है। कौन से में sp हाइब्रिडाइज्ड है? अब जिसकी स्ट्रक्चर नहीं बन रही है छोड़ दो, कोई बात नहीं, बाकी के ऑप्शंस तो करो, बाकी के ऑप्शंस करो। कई बार होता है कि हमें आंसर नहीं पता होता, लेकिन हमें 3 ऑप्शंस समझ आ रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा देखना होता है कि ये 3 तो नहीं हो सकते, एक अपने आप बच जाता है बेटा। कई बार होता है ऐसा कि 3 नहीं हो रहे, एक अपने आप बच जाता है। तमीज से कर लेना, मैंने पूरा हिंट दे दिया है कि इस सवाल में किसमें नहीं है वो ढूंढ लो, किसमें नहीं है वो ढूंढ लो। मैं फिर कह रहा हूं, फायदे में रहोगे। तमीज से जवाब दे देना, कायदे में। इतना हिंट देने के बाद बिल्कुल गधों की तरह मत सुना करो लेक्चर को, बैठ गए एकदम भांग खा के, तो चल रहा है अच्छा ही है बोले, करके बैठे हुए एक जैसे। CH3 कल करवा चुका हूं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। CO3 2- पहले ही दे दिया। CCl4 करवा चुका हूं। CH3 पहले ही कल, CH3 कल करवाया है। जो आंसर 2 दे रहा है, रैप्टा मार दूंगा मैं सामने आया तो। ए तू जा रहे यार, नहीं आता ही नहीं तुमको करना, छोड़ो हटाओ, कोई मतलब नहीं है। क्यों लाया मैं ऐसा सवाल? ये ऐसा होता है, इसको समझ, देखो इसको कर ले पहले। ये sp2 है, कल करा था, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कल करवाया था कि इसको काउंट नहीं करते। ये कल करवाया था, ये काउंट नहीं करते, करवाया था। CO3 2- तेरे को जैसे करना है कर ले। कार्बन के कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब ये सब मुझे करवाना पड़ रहा है। एक ऑक्सीजन के 6 होते हैं, कितने हो गए? 18 +2 और कर दे, डिवाइड बाई 8 कर दे, कितना हुआ?
24, 24 डिवाइड बाई 8, क्वेश्चन आ गया 3, रिमाइंडर आ गया 0। बता क्या लिखूं, AB3L0 लिख दूं तो क्या हो गया, sp2 हो गया। ये तो AB4L0 सीधा सीधा आ ही रहा है, तो sp3 हो गया। ये sp2, ये sp3, वो sp2, बचा क्या, वो। अब वो अलग चीज है, वो इस फॉर्मूले से होगा ही नहीं, ठीक है। ये तुम ऑर्गेनिक में पढ़ते हो वैसे तो, बस मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के सिखा देता हूं। ये C ट्रिपल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ऐसा होता है ये C3O2। और C3O2 में किसी भी कार्बन को देख लो 2 सिग्मा बना रहा है, किसी भी कार्बन को देख लो 2 सिग्मा बना रहा है। ये 2 सिग्मा, ये 2 सिग्मा और ये भी 2 सिग्मा, तो ये भी sp, ये भी sp और ये भी sp, यानी कि इसके अंदर तीनों ही कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड। कैसे है बेटा, sp हाइब्रिडाइज, ये ऐसा होता है C3O2। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ऑर्गेनिक में आएगा आगे जाके, थोड़ा जल्दी है, वो करवा देंगे तुमको। इसीलिए मैंने बोला कि यार बेटा इतना कोई तुम्हारा चाहने वाला हूं मैं तो, यार मैं कह रहा हूं 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो नहीं है, वो ढूंढ ले जिसमें sp नहीं है। और क्या चाहते हो यार, फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा बेटा, इसमें ये अलग टाइप के ऑक्साइड्स हैं, इसमें नहीं लगता है, नहीं लगेगा ना। मैं यार मैं क्यों चिल्ला रहा था फिर कि इसमें ऐसे ऑप्शन ढूंढ लो जो नहीं है, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। मेन एग्जाम में इस बात से नाराज हो जाओगे क्या तू, कि आंसर वही था जो ऑप्शन हमने कभी देखा नहीं। अरे तो जो 3 ऑप्शन थे वो तो तेरे देखे हुए थे, वो कर ले। मेन एग्जाम में भी आ सकता है ऐसा सवाल, उसे जानबूझ के ऐसा एक ऑप्शन रखना होता है जिसको 3 ऑप्शन काटने होते हैं। कई बार ऐसे सवाल मेन एग्जाम में देखे गए हैं जो इस अप्रोच से दिए जाते हैं कि 3 ऑप्शन कटवा दूंगा ताकि आंसर अपने आप बचा लेगा बच्चा, लेकिन नहीं, बच्चा तो सही निकालूंगा देखते ही, तुक्का एक ही बार में, देखूंगा ही नहीं मैं। लिखो इसको फटाफट, लिख रहे हो क्या, लिखो लिखो यार जल्दी, ही मंगवाते हैं। ये फॉर्मूले से नहीं होगा, ऐसी चीज कुछ कुछ है यार, अब हर जगह फॉर्मूला थोड़ी लगेगा। अलग सी चीज है। चले भाई, -2 नहीं देखा, एक कह रहा है थर्ड में मैंने -2 नहीं देखा, और कैसे लिखूं, कौन सा कलर पसंद है तुझे, पीले कलर की चीजें नहीं देखना चाहता क्या तू, है, पीले कलर की चीजें नहीं देखना चाहता, दूसरा कलर लगा लूं बेटा मैं, बता तेरे को, पिंक लगा दूं, पिंक, बेबी पिंक, छोटा बेबी वाला बेबी पिंक, है ना, बेबी पिंक बनाऊं, बेबी पिंक बनाओ भाई, आज बेबी पिंक, ये ले बेबी पिंक, ए, ये बेबी पिंक लो, बस। अब दिख रहा है, अभी देख करके देख, अभी दिखा, -2, -2 दिखा क्या, बेबी पिंक है बेटा, देख ले पिंक, पिंक देखना है क्या, पिंक देखेंगे ये, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ ओवरलैपिंग, जो कि आज का हमारा गोल है, जिसको अपन ने 1 घंटे बाद स्टार्ट किया है, ओवरलैपिंग। चल, गुलाम्बी, गुलाम्बी आंखें,
मैजेंटा पिंक। ले, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल, इसमें से अगर तुमको, मुझे बताओ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, कितने लोगों को ये लाइन पहले ही समझा चुका हूं मैं? लाइन पहले नहीं लिखी है, लेकिन आज से पहले 2 बार ओवरलैपिंग समझा चुका हूं कि ओवरलैपिंग क्या होती है। कितने लोग बता सकते हैं इस लाइन का मतलब कि ये क्या कह रहा है? क्या इस लाइन का मतलब यही है, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल हैविंग अपोजिट स्पिन, है ना, और वो एक कॉमन एरिया डेवलप करते हैं, इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या ये चीजें सबको पता है? बताओ बताओ बताओ, अरे बोलो। ये ओवरलैपिंग में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम results by pairing of electron present in the valence shell having opposite spin। वैलेंस शेल के ऑर्बिटल, वैलेंस शेल ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, राइट। लेकिन दो अलग चीजों के, एक घर के और एक मेहमान का ऑर्बिटल। अगर घर के ही डब्बे मिक्स हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, वो हम अब तक पढ़ रहे थे। घर के ही डब्बे मिक्स हो रहे हैं, तोड़ फोड़ के फिर से नए डब्बे बना दिए, वो है हाइब्रिडाइजेशन। अपने ही डब्बों को मिक्स कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन मिक्स करने के बाद या जो बचे हुए डब्बे हैं, अपने डब्बे और पराये डब्बे के साथ मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं, रिश्तेदारों के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं, जो मेहमान आता है उसके साथ जो बॉन्ड बनता है बेटा, उसे क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं उसे? ओवरलैपिंग। तो मुझे बताओ, हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा आज के बाद? आप बड़े बड़े अपने दीदी भैयाओं से पूछ लेना कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कहेंगे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। फिर कहते हैं ओवरलैपिंग क्या होगा, कह रहे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो बोले दोनों ही मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, तो फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि वहां पर एक सेंट्रल एटम अपने ही ऑर्बिटल को मिक्स कर रहा होता है हाइब्रिडाइजेशन में, और यहां ओवरलैपिंग में सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करके बॉन्ड बना रहे होते हैं। ठीक है बेटा, चलो। तो ये तो बहुत आसान आसान सा हो गया। अब तुमने ये चीज पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका ड्यूअल नेचर होता है, एक पार्टिकल और दूसरा वेव। जल्दी बताओ, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? क्या तुमने ये चीज पढ़ी है? क्योंकि वेव नेचर आते ही श्रोडिंगर आया था, श्रोडिंगर ने त्रिशूल बना बना के समझाया था, साई 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 है, बताया था। और वहां से हमारा भेजा आउट हो जाता है, कह रहा है वेव समझ नहीं आ रहा, इसका तो पार्टिकल नेचर ही ठीक था। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? ये जो ऑर्बिटल्स हम बनाते हैं ना, ये ऑर्बिटल्स उस इलेक्ट्रॉन का पाथ है जिसमें वो घूमेगा। और पाथ कैसे पता चलता है? जब वो वेव नेचर का होता है। समझना मेरी बात को। आप लोग पी ऐसे बनाते हो ना, पी बनाते हो ना, बनाते हो, ये पी ऑर्बिटल है, ऐसे बनाते हो? बोले पी है सर, ये पी बनाते हो, ठीक है। अब मैं बोलूं कि ये एक वेव है जिसका एक फेज है प्लस और एक है माइनस। दिस, ये चार्ज नहीं है बेटा, ये प्लस माइनस चार्ज वाला नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, नहीं। ये एम्पलीट्यूड जो 0 से ऊपर होता है उसे प्लस कहते हैं, और ये नेगेटिव फेज होता है। ऐसी होती वेव? अरे बोलो, ऐसी होती वेव? ऐसी होती, राइट, ऐसी वेव होती। अब मैंने यहां पे लगा दिया एक हैंडल, क्या लगा लिया? एक हैंडल लगा लिया। मान लो ये चीज घूमती है, तुमने यहां पे एक धागा बांध रखा है, या इस तरह से कोई एक स्ट्रक्चर, तार बांध रखी है जो इस शेप में है, और यहां पे मैंने एक हैंडल लगा दिया और एक बंदे को बिठा दिया और उसे बोला कि ये हैंडल घुमा जोर से। अब वो बंदा क्या कर रहा है? इस हैंडल को ऐसे 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 घुमाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? कैसे घुमाएगा? इस तरह से, इधर या इधर ऐसे घुमाएगा, ऐसे। समझ गए बात को? बहुत जोर से अगर घुमाएगा, बहुत जोर से अगर ये घुमाएगा, तो तुमको क्या नजर आएगा? बहुत जोर से अगर ये घुमाएगा तो तुमको, अगर तुम उसको देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो नीचे भी है, ऐसा सा फील होगा तुम्हें। अगर वो ऐसे ऐसे बहुत जोर से घुमाएगा तो तुम्हें ऐसा एक फील होगा, होगा?
ये रहा तुम्हारा पी ऑर्बिटल, आपने ऐसा ही तो बनाया है। तो वेव जो है बेसिकली, ऑर्बिटल क्या है आज बताओ, आज के बाद आपको ऑर्बिटल की शेप क्या है, वेव है। क्या बोलोगे आज, आज के बाद ऑर्बिटल डब्बा पता ही है, आज के बाद ऑर्बिटल को क्या मानोगे, वेव मानो। क्या मानोगे, बोले वेव है ये तो। इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूमता है वही शेप हम बना लेते हैं कि ये रहा इसका ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूमता है वही बता देते हैं हम इसका कि वो इसका ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब है एस ऑर्बिटल ऐसा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमता है क्या, यस। सर पी ऑर्बिटल ऐसा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता होगा क्या, यस, तभी तो ये बनता है ये। तो आज के बाद क्या मानोगे कि दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं, इसका मतलब दो वेव मिल रही है। मेरी बात सुनो, दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं इसका मतलब क्या मिल रही है, दो वेव मिल रही है। अरे बोलो बेटा, इतना भयंकर कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं ना, और इतनी मजाक में सिखाने वाला हूं ना, खुश हो जाओगे, खुश हो जाओगे। दो ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं इसका मतलब है दो वेव मिल रही हैं। अब दो वेव दो तरीके से मिलती है, याद रखना बेटा, हमेशा दो वेव जो होती है ना वो दो तरह से मिलती है। अगर आपने नाम सुना हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नहीं सुना तो फिजिक्स में आएगा। दो वेव के टकराने को बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं उसको, इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है ऐसी एक वेव, ऐसी ही एक वेव के साथ जुड़ जाए। तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब आप सोचो, ये जब एक वेव दूसरी वेव से जुड़ेगी तो प्लस प्लस के साथ जुड़ेगा, माइनस माइनस के साथ जुड़ेगा, जो जो रिजल्ट बनेगा ना वो दोनों तरफ ही बड़ा हो जाएगा, ये प्लस भी बड़ा हो जाएगा, ये माइनस भी बड़ा हो जाएगा। नाम नहीं सुना है, कोई बात नहीं, वो तो फिजिक्स की बात है। मैं आपको मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मौत से खेल रहा हूं ऐसी चीज बता के, मौत से खेल रहा हूं, लेकिन मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है कि मैं सिखा दूंगा। और ऐसी चीज से सिखाऊंगा कि तुम बोलोगे आ गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सिखा दिया, गुरुजी सिखा के चले गए। अभी रुको, अपना एमडी जे तो अभी आया ही नहीं है, अभी सिखा देंगे। बताओ, प्लस प्लस के साथ ये बीच में साइन क्या लग रहा है, ये देखो इस पे, इसका मतलब है ये दोनों वेव ऐड हो रही है या सब्सट्रैक्ट हो रही है। तो बताओ, ये तो ऐड हो रही है, तो प्लस के साथ प्लस ऐड होगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा ना राजा, और माइनस के साथ माइनस ऐड होगा तो भी एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। यानी कि सेम फेज के जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, सेम फेज के जुड़ेंगे। देखो, प्लस प्लस का जुड़ना भी सेम फेज का जुड़ना है, माइनस माइनस का जुड़ना भी सेम फेज का जुड़ना है। इसका मतलब है यहां एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। एक होता है दो वेव दो तरीकों से जुड़ती है। अब दूसरा तरीका है कि मैं यहां पे एक चीज और बताऊं, है ना, ये कहीं साइड में, ये सब अभी एमओटी में आता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में, वहां भी समझेंगे हम। मान लो मैंने यहां पर एक ऐसा बना दिया, यहां प्लस लिख दिया, यहां माइनस लिख दिया, ठीक है। अब या तो मैं ऐसा कर दूं कि बीच में माइनस, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ही लेता हूं। देखो, केस वन समझ आ गया क्या तुमको, आ गया। केस टू समझाता हूं दो तरीके से। अब या तो मैं इसको ऐसे प्लस और इसको माइनस लिख दूं, और बीच में माइनस लगा दूं, और बीच में माइनस लगा के वापस ऐसा ही बना दूं कि ये प्लस है ये माइनस है। अब बताओ, दो सेम फेज जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो आंसर है घट रहे हैं। तो मतलब है इसका रिजल्ट जो भी आएगा, यहां भी सेम फेज घट रहे हैं, तो इसका रिजल्ट जो भी आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट ऐसा आएगा कि वो इसको कम कर देगा, इसके एम्पलीट्यूड को घटा देगा, इसके एम्पलीट्यूड को क्या कर देगा, घटा देगा। बोले एस कैसा होगा, एस बिना नोड का होगा, ऐसा होगा बेटा एक। अब इसको तू यहां से जोर से घुमाएगा तो तेरे को गोल ही तो दिखेगा ये, ऐसा होगा। लेकिन एस को समझने के लिए फिर हमारे मुश्किल आती है, इसलिए हम पी से समझते हैं तो ज्यादा आसान हो जाता है। एस तो ऐसे ही डायरेक्टिव बना के समझ ले, वो आसान हो जाता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना मेरी बात को समझना, मैं क्या करने वाला हूं।
ऊपर वाली में और नीचे वाली में क्या फर्क है? ऊपर वाली में और नीचे वाली में क्या फर्क है? ऊपर वाली में और नीचे वाली में क्या फर्क है? देख भाई, प्लस को प्लस में से घटाऊं या प्लस में माइनस जोड़ूं, दोनों बातें सेम है। दोनों बातें सेम है। ये वाला और ये वाला कंडीशन सेम है। ये वाले और ये वाले का रिजल्ट यही आएगा, रिजल्ट नहीं बदलेगा। फर्क समझो, फर्क समझो। तुमने सेम फेज को घटाया या तुमने डिफरेंट फेज को जोड़ा, दोनों बातें सेम है। सेम फेज को घटाया, प्लस में से प्लस घटाया तो भी घटेगा, या तुम एक काम करो, प्लस में से प्लस में माइनस जोड़ो, ये भी डिस्ट्रक्टिव है। ये कौन सा इंटरफेरेंस है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसका भी रिजल्ट गलत आएगा। अभी ये चीज समझ नहीं आई तो अब सोचो। अभी आ जाऊं मैं अपने एमडीजे पे, आ जाऊं एमडीजे पे, आ जाऊं। चलो आ गया एमडीजे पे। लो ले भाई, जिसका था तुमको इंतजार, ठीक है, एमडीजे। इस एमडीजे में लोग इसको एमजेडी बोल देते हैं। एमडीजे, इसको देखो, समझना। आज अभी वो पी वाला केस हटा दो, मैं तुमको सिर्फ सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक प्लस है, अगर एक प्लस है और वो जुड़ता है किसके साथ? प्लस के ही साथ, है ना। अभी यूं मान के चलो ये पी एस सब कुछ आ गया, इसको एस मत मानना, मैं नॉर्मली समझाने के लिए बता रहा हूं कि उसके साथ एक प्लस आ गया, तो ये दो सेम फेज जुड़ गए। अब अभी के लिए आप ये पॉजिटिव फेज वाले को क्या मानोगे? पॉजिटिव फेज वाले को क्या मानोगे? अच्छा सोचने वाला आदमी। और इसको क्या मानोगे? बुरा सोचने वाला आदमी। वापस सुनो, अच्छा सोचने वाला आदमी और ये क्या है? बुरा। अभी याद रख लोगे, रख लोगे? बोले प्लस वाला अच्छा आदमी है, माइनस वाला बुरा आदमी है। अब सुनो बात को, अच्छा और अच्छा मिलेंगे तो अच्छा ही होगा। वापस सुनो, रिजल्ट क्या है? इनको अच्छाई बढ़ानी है। तो अच्छा आदमी अगर किसी अच्छे आदमी के साथ गया तो बताओ इसे कौन सी ओवरलैपिंग बोलूंगा? पॉजिटिव। इसको क्या नाम होता है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। 15 मिनट थोड़ा वेट करना, चीजें समझ आएंगी। एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, वो समझाने के लिए मैं ये माताफोड़ी कर रहा हूं, वरना मैं करता भी नहीं हूं। और ये गेम जो मैं समझा रहा हूं ना, ये गेम अगर समझ आ गया ना तो तुम्हें सारा समझ आ जाएगा। देखो, अच्छा अच्छा अगर मिलेंगे, अच्छा अच्छा अगर मिलेंगे तो मिलकर अच्छा सोचेंगे, अच्छी बात है। अच्छी बात है तो उसे कहेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जब जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड बनता है। वापस सुनो, क्या? पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। अच्छा, अभी मैंने बताया कि एक अच्छा और एक बुरा। अभी देखना, जो जिसको वेव समझ नहीं आ रहा ना, वो एमडीजे में खेल जाएगा, और एमडीजे में खेल गया तो वेव में भी खेल जाएगा। ये देख, प्लस प्लस माइनस, अच्छे आदमी के पास बुरा आदमी आ रहा है, दोनों के लिए घातक है, दोनों के लिए घातक है। अच्छा आदमी के पास अगर बुरा सोचने वाला आता है तो ये दोनों के लिए ही नुकसानदायक है। कहो क्या लिख दूं? नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्या हो जाएगी बेटा? ये नेगेटिव ओवरलैपिंग। क्या नेगेटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है? आंसर है नहीं। एक और होता है जीरो ओवरलैपिंग, वो साइन का गेम नहीं है, वो मैं समझाऊंगा। वो क्या है क्या नहीं है वो समझा दूंगा। लेकिन बॉन्ड बनता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग से, नेगेटिव ओवरलैपिंग से बॉन्ड नहीं बनता। इसके साथ एक और होता है जीरो ओवरलैपिंग, उससे भी बॉन्ड नहीं बनता। लेकिन जीरो ओवरलैपिंग में और नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या फर्क है तो वो मैं बताऊंगा। यहां तो साइन का गेम है, वहां साइन का गेम नहीं है, जब आएगा तो बता दूंगा। चलो आ जाओ, अब मेरी बात सुनो रे, चलो सुन लो। एक बुरा सोचने वाला है और ये भी बुरा सोचने वाला है।
अब बताओ क्या लिखोगे? एक बच्चा कह रहा है, सुनो, वो क्या, उस पे चला गया, दिल पे ले ली उसने बात। मैंने कहा कि अगर अच्छा सोचने वाले आदमी के पास बुरा सोचने वाला आदमी आता है तो अच्छा सोचने वाले का नुकसान है। तो वो ये पूछ रहा है कि फिर बुरा सोचने वाले का क्या नुकसान है? देख बेटा, बुरा सोचने वाला अगर बुरा नहीं सोचेगा तो नुकसान ही है ना उसका, दोनों का ही नुकसान है। बुरा आदमी तो यही चाहता है कि मैं बुरा सोचूं, लेकिन वो जब अच्छे के साथ जा रहा है तो बुरा नहीं सोच पा रहा है, नुकसान हो गया ना। अच्छा आदमी चाह रहा है कि मैं बुरा सोचूं, थोड़ा दिमाग लगा, एक पॉजिटिव आदमी एक नेगेटिव आदमी जब दोनों मिलेंगे किसी का फायदा नहीं होगा। और तुम ले जा रहे हो एकदम कबीर वाले टाइप पे, दोहे पे। बुरा आदमी बुरे आदमी के पास जाएगा, मिल के धूम मचाएंगे और ज्यादा बुरा सोचेंगे, पॉजिटिव ओवरलैप। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि बुरा सोचना इज पॉजिटिव, बुरा सोचना इज नेगेटिव? ऐसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि बुरा सोचने वाला अगर बुरे के पास गया, बुरा सोचने वाला अगर बुरे के पास गया तो वो दोनों मिलके भयंकर बुरा सोचेंगे। अरे तो दोनों का ही फायदा हुआ फिर तो। बुरा सोचने वाले का फायदा कब होगा? जब वो बुरा सोचना और बढ़ा दे, तभी फायदा होगा। बुरे के पास बुरा लाओगे, बुरे आदमी के पास बुरा आदमी लाओगे, वो एकदम मचा देंगे। ये पॉजिटिव ओवरलैप है, वो मचा देंगे एकदम। कह रहा आजा, आज तो तेरी ही कमी थी, अब यहां से जो भी निकलेगा उस पर कमेंट करेंगे, दोनों भाई बैठ के बुरा सोचेंगे, भयंकर बुरा सोचेंगे। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। आप उनके काम को देखिए, इसका काम अच्छा सोचना है तो ये कब अच्छा होगा? जब इसके पास अच्छा आए। चलो ऐसा सोच लेते हैं। अभी बताओ, एक प्लस है बीच में माइनस करके मैंने यहां पे माइनस कर दिया, मैथ्स जो है वो तो तब लगानी है जब जैसे प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस। अब क्या करोगे? यहां कहां गई तुम्हारी मैथ्स? यहां कहां गई तुम्हारी मैथ्स? यहां लगानी है मैथ्स। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ऐसे करना चाह रहे हो तो इसमें लगाओ, फिर लगा लो। वो मैथ्स मैथ्स बोलने वाले हैं, कर लो ना ये वाला सवाल, ये कर लो। देख बेटा, मैथ्स अगर लगती ना तो मैं लगा ही ना लेता, ये पॉजिटिव होगा। क्योंकि तुम ये सोच कि प्लस माइनस माइनस, ठीक है, अभी भी इसमें भी हाँ, हालांकि मैथ्स लग गई है, ठीक है, लेकिन जो फेज है उसको अगर तुम साइन मानोगे तो दिक्कत हो जाएगी। लग गई, हाँ लग गई लग गई लग गई, ठीक है। मैं कोई और केस बना दूंगा, कहीं पे एक तो मैंने बनाया था पिछले साल की, उसमें नहीं लगी थी। एनीवेज कोई बात नहीं, ये प्लस है ये माइनस है, तुम तो ऐसे सोचो जैसे मैं सोचना सिखा रहा हूं। मैथ्स वाला गेम गलती करवा देगा। और मैं, मेरे पास बच्चे हैं ऐसे जो उन्होंने बोला है कि मैथ्स लगा के गलत किया है हमने, तो ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। प्लस माइनस यानी कि अच्छा सोचने वाला बुरा सोचने वाला, अच्छा सोचने वाला और बुरा सोचने वाला अगर एक दूसरे से दूर जाते हैं तो दोनों का फायदा होता है। ये पॉजिटिव ओवरलैप की कैटेगरी में आएगा। और हमेशा याद रखो, जब कभी भी बीच में माइनस देखो ना, कभी भी बीच में माइनस देखो ना, सबसे पहले उसे प्लस बनाओ। जैसे ही उसे प्लस बनाओगे, सामने वाले को का साइन बदल दो। क्या सिखाया मैंने? बीच में माइनस आते ही जो भी कंफ्यूजन होता है उसे दूर करने का एक तरीका है, आप किसी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव एडिशन की फॉर्म में ले जाओ। आप इसको माइनस से प्लस की फॉर्म में ले जाओ। जब भी बीच में माइनस देखो आप प्लस बनाओ, आपका रिजल्ट आसान हो जाएगा, आपका सोचना और अच्छा हो जाएगा। जब भी कभी माइनस देखो बीच में प्लस बना दो। जैसे ही प्लस बनाओ, अगले वाले का साइन बदल देना। अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस कर देना, या माइनस है तो यहां प्लस कर देना। बीच में अगर आप साइन बदलते हो तो अगली, उसका नहीं, उसके आगे वाली का साइन बदल देना। अभी ये समझ आ गया होगा कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। लो, अब आता है, एक आता है
जीरो ओवरलैपिंग। क्या आता है? एक जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग का मतलब है कि मान लो ये ऑर्बिटल ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऑर्बिटल कैसे पड़ा हुआ है? ऐसे पड़ा हुआ है, और इधर से एक ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल ऐसे आ रहा है, और ये इधर अप्रोच कर रहा है, इसके पास जा रहा है, ये इधर अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर नीचे है। अब जरा सोच के देखो कि मान लो मैंने ये जेड एक्सिस ले लिया, जेड एक्सिस पे मैं उसे भिड़ा रहा हूं, ये जाके कहां लगेगा? ये जाके कहां लगेगा? ऐसा लगेगा। हाँ, नोट तो करना ही है, बाद में कर लियो, पढ़ाने दे यार। अगर जीरो ओवरलैपिंग में क्या फर्क है वो सुनो। जीरो ओवरलैपिंग में और नेगेटिव ओवरलैपिंग में फर्क ही यही है। नेगेटिव ओवरलैपिंग में यहां प्लस माइनस का गेम है, जीरो ओवरलैपिंग में एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के ऐसे हिस्से पे जाके लगता है जहां पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब ये गया 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 और अचानक से इसके सामने आया, कह रहा यार नोडल प्लेन है। क्या बोला? नोडल प्लेन है। इसको कहां जाके टकरा रहा है? बोले यहां जाके टकरा रहा है। यहां तो नोडल प्लेन है, ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन फाउंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, ये दोनों ऑर्बिटल क्या अचार डालेंगे मिलके? इनका एम तो यही है ना कि कॉमन एरिया बनाकर, इनका एम क्या है? इनका एम है कॉमन एरिया बनाकर इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, उसी को तो कहते हैं अपन ओवरलैपिंग। दोनों जुड़ेंगे और एक कॉमन एरिया में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब वो कह रहा है ए भाई कहां टकरा रहा है? यहां इलेक्ट्रॉन ही नहीं है रे, मेरे इलेक्ट्रॉन तो यहां है, तेरे इलेक्ट्रॉन यहां है। अब तू बता क्या करें? ये जीरो ओवरलैपिंग है। देखो बॉन्ड इस केस में भी नहीं बनेगा और बॉन्ड नेगेटिव के केस में भी नहीं बनेगा, रिजल्ट सेम है, बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन फर्क क्या है? जीरो में एक का हिस्सा दूसरे के नोडल प्लेन में जाके लगता है, यानी ऑर्बिटल मर्ज तो होते हैं लेकिन कॉमन एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर नहीं हो पाती। समझ गए? ऐसा एक और सोच के बताओ, जैसे ये तो एस और पी का हो गया, आसान है। मैं कह रहा हूं मान लो मैंने एक ये ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है, और अगर मैं ऐसा ही ऑर्बिटल लेता हूं तो ये और ये आपस में मिल जाएंगे, बढ़िया सा शेयर कर लेंगे और ऐसा कुछ बना लेंगे, ये देखो ऐसा कॉमन एरिया डेवलप हो जाएगा। लेकिन मान लो मैं ऐसा ना करूं, मैं ऐसा ना करूं और मैं क्या करूं कि इसकी जगह पे ऐसा लेके आऊं। अब बताओ ये जाके कहां टकराएगा? नोडल प्लेन में। ये भी क्या होगा? ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और हो सकता है क्या? हो सकता है ना। देखो इसी को सोचो, अरे भाई परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे के तो ये भी जाके नोडल प्लेन में टकराएगा। अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं कि ये ऐसा है, ठीक है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, आपकी तरफ, समझ रहे हो ना इसको कैसा बनाया हुआ है? ये आपकी तरफ निकला हुआ है, ऐसे ऐसे, वो हिस्सा बोर्ड के पीछे है, ये हिस्सा बोर्ड से बाहर निकल रहा है, तो ये ऐसा हो गया। अब जब ऐसा हो गया तो एक काम करता हूं, ये ऐसे पड़ा हुआ है, मैं इसको ऐसे ले आऊं, मैं इसके पास चाहे ये ले आऊं तो भी जाके ये ऐसा टकराएगा, ऐसे टकराएगा, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ही टकराएगा ऐसे। या फिर मैं इसको सीधा सीधा भी ले जाऊं, अगर ऐसा भी लेके आऊंगा तो भी वो वहीं टकराएगा, ये वाला भी वहीं टकराएगा, ये वाला भी नोडल प्लेन में ही टकराएगा। तो ये भी क्या है? जीरो ओवरलैपिंग है। ये भी क्या है बेटा? जीरो ओवरलैपिंग। मेरे ख्याल से आप जीरो ओवरलैपिंग समझ गए, मेरे ख्याल से आप जीरो ओवरलैपिंग समझ गए कि जीरो ओवरलैपिंग का मतलब है कि एस और पी में समझ गए, यहां टकरा जाएगा। पी और पी में समझ गए, पी और पी में समझ गए कि भाई ये पी, अगर मान लो इसको मैं जेड एक्सिस मान लूं तो ये तो पी जेड हो गया, ये पी एक्स भी हो सकता है और ये पी वाई भी हो सकता है। भाई ठीक है, परपेंडिकुलर ही है। अब कोई भी मान लो, उसको मैं वाई मान लूं तो पी वाई हो जाएगा, अगर मैं उसको x मान लूं तो पी एक्स हो जाएगा, कोई भी हो सकता है।
दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे, एक यूं है एक यूं होगा, तो कुल मिला के ये तो नहीं जुड़ रहे। अब आपका एनसी, आप कह रहे हो ना कि क्यों पढ़ा रहा है, ये लो बेटा, ये लो एनसीईआरटी। लाइट बंद कर देता हूं, ये दिखेगा नहीं, अब दिख रहा है? दिख रहा है? अब मैं नहीं दिख रहा हूँ, मुझे मत देखो, ये देख लो बस, और इसमें से जो भी समझ नहीं आ रहा हो बता दो। एक कह रहा है सर लेकिन एस और पी तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ना। अबे सबर कर लेना, बनाएंगे ना। जीरो ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बनाएंगे। मैं जीरो ओवरलैपिंग का केस अभी बता रहा हूं सिर्फ, बाद में इसके बाद हम बॉन्ड बनाने वाली चीजें सीखेंगे। अब इसमें मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? इसमें कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही? ये देख, प्लस प्लस जुड़ गए, पॉजिटिव है, प्लस प्लस जुड़ गए, ये रहा वो तेरा सिग्मा रे। कहां गया वो एस और पी का सिग्मा? ये रहा बेटा एस और पी का सिग्मा। ऐसे जुड़ेगा तो जीरो ओवरलैपिंग नहीं होगी, वैसे जुड़ेगा तो जीरो ओवरलैपिंग होगी। तो ऐसे जोड़ना मैंने अभी कहां सिखाया? सिखा दूंगा। ये देख, प्लस प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव ओवरलैपिंग, प्लस माइनस माइनस प्लस नेगेटिव ओवरलैपिंग, प्लस प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस प्लस नेगेटिव। यहां देख, प्लस प्लस पॉजिटिव, यहां माइनस प्लस नेगेटिव, यहां पे प्लस प्लस पॉजिटिव, यहां प्लस माइनस नेगेटिव, और वो रहा जीरो ओवरलैप जो मैंने बता दिया। ये रहा, प्लस का कोई गेम ही नहीं है, ये यहां नोडल प्लेन में जाके लग गया जीरो। ये भी वही है, दोनों का एक्सिस परपेंडिकुलर है, एक ऐसे है, इन्होंने सही नहीं बनाया, एक बाहर की तरफ निकला हुआ है और एक ऐसा है, जीरो ओवरलैप। ये हो गया तुम्हारा डायग्राम, एनसीईआरटी का डायग्राम फिनिश। साफ एनसीईआरटी का डायग्राम खत्म। ठीक है, बताओ अब हम आगे बढ़ेंगे और हम ये वाले सेगमेंट को सोचते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब अब हम नेगेटिव ओवरलैप की बात नहीं करेंगे। अब हम नेगेटिव ओवरलैप की बात तभी करेंगे जब हमको सवाल के अंदर डायग्राम बना के पूछे कि कौन सी में बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है और कौन से में बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो वो ये सवाल में तुमको चित्र बना के देगा, और चित्र बना के देगा तो तुम बता दोगे कि किसमें पॉसिबल है और किसमें पॉसिबल नहीं है, राइट? अब हम जो भी बात करने वाले हैं वो पॉसिबल की ही बात करेंगे। यानी कि अब आगे जो भी मैं बनाऊंगा, अब जो मैं सिखाऊंगा, उसमें मैं ये प्लस माइनस लगाऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस का गेम मैं एक साइड में अलग से सीखा चुका हूं, और वो तुमको जब भी सवाल पूछा जाएगा तो चित्र बना के देगा, और चित्र बना के देगा ऑप्शन में, तो बता देना कौन सा ऑप्शन ओवरलैपिंग कर सकता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब बता दोगे, जीरो है कौन सा। लेकिन अब जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं, कंसीडर करूंगा मैं अब जो भी मैं अगर ऐसे दो ऑर्बिटल जोड़ूंगा ना बेटा, तो अब दो ऑर्बिटल जोड़ूंगा तो मैं इनमें साइन नहीं बनाऊंगा, मैं फेज नहीं बनाऊंगा इसमें कि माइनस प्लस फिर प्लस माइनस, ऐसा कुछ नहीं बनाऊंगा। मैं मान के चलूंगा कि वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि मुझे अब जो सिखाना है वो अलग चीज है। अब मुझे सिखाना है कि बॉन्ड कब बनेगा, कौन सा बनेगा, ठीक है? ये तो मैं सिखा चुका हूं कि कब नहीं बनेगा। तो अब हमारे पास नेगेटिव ओवरलैपिंग का हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव ओवरलैपिंग को समझने के लिए साइन की जरूरत पड़ती है और वो हम समझ चुके हैं, ठीक है? तो जितने तरह से पॉजिटिव हो सकता है उतने ही तरीके से नेगेटिव हो सकता है, बस साइन बदल दो। लेकिन अब आगे जो चल रहे हैं हम पॉजिटिव पे चलेंगे। तो सबसे पहले टाइप ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है वो दो ही तरह की होती है। कोएक्सियल, इसमें बनता है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, और कोलेटरल, इसमें होता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये मत पूछना कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव कंसीडर करके ही बोलेंगे, क्योंकि बॉन्ड बनाने की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव तुमको समझ आ गया, अब उसको बीच बीच में मत लाना, नेगेटिव 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 बीच में। अरे भाई, पॉजिटिव जैसा है वैसे का वैसा नेगेटिव बन सकता है अगर साइन बदल गए तो हम अब फोकस कर रहे हैं पॉजिटिव पे, क्योंकि हमें आगे भी तो चीजें सीखनी है। अगर बॉन्ड बन रहे हैं तो पॉजिटिव ही हो रहा होगा, तो अब हम सीखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है? करते रहो, नोट करते रहो। ये जो होती है बेटा, ये होता है, एक वर्ड आता है अलोंग, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस।
इसको बोला जाता है INA। अब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? वो रास्ता जिस पे दोनों ऑर्बिटल मिलेंगे, यानी कि वो एक्सिस जिस पर ये ऑर्बिटल भी चल के आ रहा है और ये ऑर्बिटल भी चल के आ रहा है, वो रास्ता जिस पर दोनों मिलेंगे। जैसे मैं आपको इसमें पूछता हूं, मुझे बताओ जरा, इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या दिख रहा है तुमको? जेड, ये INA है। इसमें भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या दिख रहा है? जेड। क्या वो बदल सकता है? सवाल बदल दो, मैं इसको एक्स लिख दूं, ये INA एक्स हो गया। ऐसा थोड़ी कि हमेशा जेड होगा। जिस रास्ते पे दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं, जिस रास्ते पे चल के आ रहे हैं, उस रास्ते को बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ऐसा क्यों नाम है इसका? बिकॉज ऑर्बिटल कैसा भी हो ओरिएंटेशन, न्यूक्लियस तो बीच में ही होगा। तो जिस रास्ते पे, जिस पर दोनों एटम्स के, जो दो एटम अप्रोच कर रहे हैं, जिन दो एटम्स के ऑर्बिटल अप्रोच कर रहे हैं, जिन दो एटम के ऑर्बिटल्स अप्रोच कर रहे हैं, उन एटम के न्यूक्लियस एक कॉमन एक्सिस शेयर करते हैं। और वो न्यूक्लियस एक कॉमन एक्सिस शेयर करते हैं। उनका न्यूक्लियस देखोगे ना, तो वो एक सेम एक्सिस पे मिलेगा आपको। इसलिए इसका नाम होता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर मतलब अलग, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, और वो एक्सिस जिस पर दोनों के न्यूक्लियस हैं, वो एक्सिस जिस पर दोनों के न्यूक्लियस हैं। ठीक है, याद रहेगा। और इससे आसान भाषा में, जिस एक्सिस पर दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, वो कहलाता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये क्वेश्चन में गिवन होता है। यानी अगर आपसे आपको ऐसे पूछा जाता है, देखो सवाल सुनना और बताना इसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है। PX और PX अगर Y एक्सिस पर मिलते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? बताओ, इस सवाल में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन है? वापिस सुनो, PX और PX ऑर्बिटल है, PX और PX अगर Y एक्सिस पर मिलते हैं तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है? Y। गुड। अब मैं बोल रहा हूं, PX और PX अगर X एक्सिस पर मिलते हैं तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है? X। PX और PX Z एक्सिस पर मिलकर क्या बनाएंगे? तो इसमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है Z। वो क्या बनाएंगे वो तो अभी सिखा दूंगा। वापिस सुनो, जब भी ऐसा सवाल आता है कि PY Y एक्सिस पर क्या बनाएंगे, अरे तो किसी एक्सिस पर पूछा है ना तुमको, वही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। तो सवाल बदल देगा, वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस चेंज कर सकता है। अकॉर्डिंगली आपको आंसर सोचना है। ये सबको पता है, एक्स वाई और जेड आपस में 90 डिग्री एंगल रखते हैं बेटा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये तो सबको पता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या होता है? परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तीनों ही। चलो गुड, बात ही समझ आ गई, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो मुझे, अगर मैंने ये लिख दिया कि यहां पर जो ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे, है ना, तो मिक्सिंग, यहां पे जो मिक्सिंग होगी ना, वो मिक्सिंग अलोंग अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी। मान लो मैंने यहां पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले लिया ऐसा, और मैंने ले लिया जेड। अब जब मैं ये बना रहा हूं, तो इसका नाम क्या लिखूं नीचे बताओ? PZ ऑब्वियसली। और अगर मैं यहां पर एक और ऐसा बना रहा हूं, तो ये भी क्या होगा? PZ। इसको बोलते हैं कोएक्सियल, यानी एक्सिस के साथ हेड ऑन। इसका माथा इसके माथे से भिड़ेगा, माथे से माथा भिड़ेगा, उसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं उसको? हेड ऑन। जब भी ऐसा कुछ होगा ना, इसका रिजल्ट कैसा आएगा ये सोचो। ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कि यहां पे शेयरिंग होगी इस तरह से, और एक सेकेंड, छोटा बन गया, और ये बनेगा इस तरह से ओवरलैपिंग एरिया, और ये जो बॉन्ड बनेगा इस तरह से, इससे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बनेगा? ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या बनेगा? ये हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब ये होता है परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस।
अब मान लो वही मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया जेड, ठीक है, और अब मैं यहां पे एक ले रहा हूं अपना, ये मान लो इस एक्सिस को मैं इसको अगर जेड ये है तो इसके परपेंडिकुलर पी वाई हो सकता है या पी एक्स हो सकता है, तो मैंने मान लो ये पी एक्स मान लिया, तो दूसरा भी इसको मैंने पी एक्स ले लिया। अब ये जब बनेंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, ये जब बनेंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, ये इससे बनता है पाई बॉन्ड। इनको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ऐसे जुड़ेंगे ये। इससे कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? पाई बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है इससे? पाई बॉन्ड। ये परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, जो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा उसके परपेंडिकुलर बनेगा। अब याद करो मैंने बताया था कि एस कभी भी पाई नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि एस ऑर्बिटल जब भी जाएगा किसी भी एक्सिस पे तो ये तो सब पे एक जैसा होता है। ये किसी एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है क्या? मुझे बताओ। ये तो एक स्पीयर है, एक बॉल है, टेनिस की बॉल समझ लो, स्पंज वाली बॉल समझ लो। ये तो एक गोल मोल बॉल है। अब बॉल है तो वो तो हर तरफ है, हर तरफ है, तो आप उसको बोल सकते हो क्या? अगर बोल सकते तो हम भी एस एक्स, एस वाई और एस जेड बोलते ना फिर। लेकिन वाकई में पाई बनाने के लिए परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होनी चाहिए और एस के पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए एस कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। जहां एस आ गया वहां बॉन्ड तो सिग्मा ही बनेगा, तय है। या तो नहीं बनेगा, वो जीरो ओवरलैपिंग का केस हो सकता है, या नेगेटिव ओवरलैपिंग का केस हो सकता है, लेकिन अगर बनेगा तो फिर वो सिग्मा होगा। अब ये तय बात हो गई कि एस तो एस के साथ सिग्मा ही बनाएगा कभी भी, लेकिन यह भी बात तय है कि एस सिर्फ एस के साथ नहीं, एस के साथ अगर पी आ गया तो भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा ही बनाएगा। तो भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, ये भी सिग्मा ही बनाएगा, ये भी सिग्मा बनेगा। अब आप बोलोगे नहीं ऐसे मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे, तो वो तो फिर जीरो ओवरलैपिंग हो गई, है ना। तो ये तो सब सिखा चुका हूं, अब ये दोनों भिड़ेंगे तो जीरो ओवरलैपिंग होगी ना बेटा। तो इसीलिए ओवरलैपिंग हेड ऑन होगी, एस हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है। क्या एस कभी कोलेटरल ओवरलैपिंग और साइडवेज ओवरलैपिंग कर सकता है? तो आंसर है नहीं। जो साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं कर सकता वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अब यहां पे नोट लगा के लिख देना कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई। अब नीचे रीजन लिख देना, ओवरलैपिंग एक्सटेंट मतलब होता है क्वांटिटी, इज मोर इन हेड ऑन ओवरलैपिंग। अगर ये कॉमन एरिया ज्यादा आएगा तो ये ज्यादा नजदीक आएंगे, और ज्यादा नजदीक आएंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा। अब आप नंबर से मत जाना, आपके दिमाग में आएगा कि ये तो ऊपर से भी जुड़ रहा है, नीचे से भी जुड़ रहा है, सर यहां पे कॉमन एरिया दो दो जगह आ रहा है, फिर भी पाई स्ट्रांग क्यों नहीं है ना? फिर भी पाई स्ट्रांग क्यों नहीं है? आप तो ऐसे सोचोगे ना, अरे सर वहां तो एक ही जगह कॉमन एरिया आ रहा है, यहां दो दो आ रहे हैं। बेटा नंबर से मतलब नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 2 और 2 4 है और वो कह रहा है कि मैं 6 हूं, तो नंबर कहां रह गया फिर? समझ रहे हो मेरी बात को? ये दोनों मिलकर भी उसके बराबर का कॉमन एरिया नहीं निकाल सकते, ये दोनों मिलकर भी उसके बराबर का कॉमन एरिया नहीं निकाल सकते, जबकि वो आराम से ये काम कर लेता है। इसीलिए नंबर पे ना जाएं, है ना, ऊपर लिखा है उसे, वैसे तो ये हमेशा बचपन से ही याद हो जाता है, आज के बाद हमेशा से ये याद रहता है कि सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई, और शायद आपने पहले सुन भी लिया होगा कि सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है पाई। लेकिन आज के बाद ध्यान रखना ऐसा क्यों होता है, बिकॉज को एक्सियल ओवरलैपिंग इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन कोलेटरल। बिकॉज को एक्सियल में हेड ऑन होता है, और हेड ऑन में जो कॉमन एरिया, मर्जिंग एरिया जो आता है वो बहुत ज्यादा आता है।
एज कंपेयर टू दिस। इसके और भी रीजन है, बट छोड़ो, इतना पर क्यों तंग होना है किसी चीज के लिए, तुम्हें पता है ना, कोई नहीं पूछेगा इतना। मैं इसको और गहराई में जाके समझा सकता हूं, मैं इसको और गहराई में जाके समझा सकता हूं, ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, और गहराई में दिखा सकता हूं मैं इसको, है ना, क्योंकि सुनना चाहोगे? ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। जब कोलेट्रल ओवरलैपिंग होती है ना, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन भी ऐड हो जाता है, जबकि इसमें ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन थोड़ा दूर है। इस वजह से ये पास होके भी थोड़ी एक इनडायरेक्ट घर में लड़ाई तो है। खैर, आप तो मैंने बोल दिया, जो याद रखो, छोड़ो ना यार, इतना डिटेल में क्यों जाना है, मेरे पास तो बहुत गहराई है ना, लेकिन गहराई में नहीं जाना है। जब काम अपना ऊपर ऊपर से हो रहा है तो ऊपर ऊपर से करो। अब ये पढ़ाने के बाद बच्चे के दिमाग में एक डाउट आता है, पूछूं क्या, बताऊं? ये देख, कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इसमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बता दो, या बॉन्ड एनर्जी बता दो। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बच्चे बोल रहे हैं डिक्रीजिंग, है ना, बच्चे क्या बोल रहे हैं? डिक्रीजिंग। बस, मतलब भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी जो मैंने ये सवाल यहां कराया। अगर मैं ये सवाल यहां नहीं कराता ना, तो मैं फेल जाता। चलो, मान लिया इसकी बॉन्ड एनर्जी है 200, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है बेटा? 200। अब इसमें सिर्फ सिग्मा है, और इसमें सिग्मा प्लस पाई है, तो यानी कि 200 तो हो गया। और इसमें अपन मान लेते हैं कि चलो ये वाला 100 है, ठीक है। इसमें है सिग्मा प्लस पाई, तो इसमें हो गया 200 प्लस 100 प्लस 100। अरे भाई, कंपैरिजन ये था क्या कि सिग्मा स्ट्रॉन्ग है या पाई? और अगर है तो सिग्मा तो स्ट्रॉन्ग ही है, ये देख ले, 200 और 100 में से 200 वाला ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना। 200 और 100 में से 200 वाला ही तो स्ट्रॉन्ग है। मैंने कब बोला? मैंने ये थोड़ी बोल दिया कि पाई है। अरे भाई, मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं या मेरे पास 200 रुपए हैं जेब में, अब मुझे कोई 100 रुपए और देता है तो मेरे पास तो टोटल तो 300 होंगे ना बेटा। अब मुझे अगर इस कार्बन को तोड़ना है तो मुझे 300 रुपए दे के तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों कार्बन का तलाक करवाना चाहता हूं तो मेरा खर्चा 300 रुपए आएगा, क्योंकि सिग्मा, अरे भाई सिग्मा और पाई मिलकर तो ज्यादा हो गए ना। इसमें गलत क्या है कि सिग्मा स्ट्रॉन्ग है और पाई वीक है? सिग्मा 200 है, पाई 100 ही है स्ट्रॉन्ग है वो वीक है। अब मुझे बताइए कितना हो जाएगा? अरे ये तो 400 हो गया यार। इसका मतलब है इनका तलाक करवा, भाई सिंपल सी बात है। अगर इन बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ? जितने बॉन्ड है सारा देखेंगे ना, मिलाकर देखेंगे ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे चेक करोगे? तोड़ के चेक करोगे। बॉन्ड एनर्जी कैसे चेक करोगे? इसको डिसोसिएट करके चेक करोगे, बॉन्ड को तोड़ोगे। वहां सिर्फ 200 रुपए देने, तुमको बॉन्ड टूट जाएगा। यहां 200 में 100 और आ गए, अरे भाई मिलकर तो ज्यादा ही हो गए ना बेटा, इसीलिए आंसर ये आएगा। अच्छा हुआ मैंने ये सवाल यहीं करवा दिया, क्योंकि मैंने ये मैंने बहुत तकलीफ झेली है इसकी। यहां 11वीं में नहीं, ड्रॉपर तक में झेल ली। बोला आपने तो कहा था सिग्मा और पाई में सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है, तो सर ये फिर इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा क्यों नहीं है? तो मैंने कहा 200 रुपए में अगर 100 रुपए और मिलाऊंगा तो मेरे पास 300 रुपए हो जाएंगे ना। अब मुझे अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी देखनी है तो सिग्मा प्लस पाई दोनों मिला के देखनी पड़ेगी, और इसको अगर मिलाऊंगा तो तीनों को मिलाना पड़ेगा। अब भी ठीक है, आज के बाद तो ये डाउट नहीं आएगा।
आज के बाद किसी ऑर्गेनिक वालों को तंग तो नहीं करोगे कि सर सिग्मा और पाई में, सर ने तो पाई स्ट्रॉन्ग बताया था क्योंकि जिसमें दो दो पाई थे उसके 400 आए थे। अरे चंडू केसरी जीवन इधर देख, ये 200, ये 100, ये 100, सिग्मा और पाई में सिग्मा ही स्ट्रॉन्ग है, तभी तो 200 जोड़ रहा हूं मैं उसके। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के सवाल और करेंगे हम आगे चल के, अभी इतना ही। अभी 7 मिनट में क्या हो सकता है, तो 7 मिनट में हम ओवरलैपिंग के बारे में कुछ छोटा मोटा जान लेते हैं। देखो बेटा, अभी हम ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और सोचो कि ओवरलैपिंग जो है ना कितने तरह की हो सकती है। ओवरलैपिंग हो सकती है प्योर प्लस प्योर, प्योर ऑर्बिटल प्लस प्योर ऑर्बिटल। फिर ओवरलैपिंग हो सकती है हाइब्रिड प्लस प्योर, और फिर हो सकती है हाइब्रिड प्लस हाइब्रिड। है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे sp3 की बन गई, sp2 की बन गई, sp की बन गई, एटसेट्रा। ये इस तरह से, इस तरह की ओवरलैपिंग, इसमें sp3 ओवरलैप कर गए, हाइब्रिड हाइब्रिड, है ना। ऐसे केस भी आएंगे जिसमें दो ऑर्बिटल आपस में, सामने वाले का भी हाइब्रिडाइजेशन हो रखा होगा, वो भी अपना हाइब्रिड ला कर रखेगा, तुम भी अपना हाइब्रिड देना, हाइब्रिड हाइब्रिड मिल के बॉन्ड बनाएंगे। हाइब्रिड से हमेशा सिग्मा बनता है। हाइब्रिड वर्ड आते ही सिग्मा लिख दो, चाहे वो एक बार आए चाहे वो 2 बार आए, यानी कि बॉन्ड हमेशा क्या बनेगा, बॉन्ड का टाइप क्या होगा, ऑलवेज सिग्मा। हाइब्रिड से, क्योंकि हमको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल के दो ही काम, सिग्मा बनाता है, लोन पे रखता है, यानी जब बॉन्ड की बात आएगी तो सिग्मा ही लिखेंगे फिर। तो हाइब्रिड हाइब्रिड की ओवरलैपिंग, अरे भाई सिग्मा ही बनेगा। हाइब्रिड प्योर, अरे भाई सिग्मा ही बनेगा। तो यानी कि कैसे कैसे हो सकता है, बोले sp1s हो सकता है, sp2 1s हो सकता है, sp3 1s हो सकता है, और भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 1s लिख के तुमको कंफ्यूज कर रहा हूँ, यहाँ s हो सकता है, यहाँ p हो सकता है, यहाँ s हो सकता है, p हो सकता है, s हो सकता है, p हो सकता है। इनसे भी क्या बनेगा, इनसे भी क्या बनेगा, इनसे भी बॉन्ड सिग्मा ही बनेगा। और मजे की बात यह है कि ये वाली ओवरलैपिंग हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें तो सिग्मा ही बनेगा और उसमें भी सिग्मा ही बनेगा। तो अगर मुझे पता करना है, मुझे मुझे अब पढ़ना क्या है कि किसमें सिग्मा बनेगा और किसमें पाई बनेगा, वो मेरा टास्क है आपको सिखाना कि ऐसे सवाल अब मुझे करवाने हैं कि कब पाई बनेगा और कब सिग्मा बनेगा। तो मैं ये दोनों अब नहीं पढ़ाऊंगा। पूछो क्यों, क्योंकि सिग्मा ही बनेगा ना, तो हाइब्रिड आते ही सिग्मा, तो केस खत्म हो गया। यहां से सवाल बनने का कि क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा कि पाई बनेगा। तो इसका मतलब है हमें अब जो इधर की तरफ देखना है, इधर की तरफ, यहां। अब ये प्योर प्लस प्योर में s प्लस एस हो सकता है, s प्लस पी हो सकता है, p प्लस पी हो सकता है, p प्लस डी हो सकता है, d प्लस डी हो सकता है। इतने तरह की ओवरलैपिंग है, इतने तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है। ठीक है, अरे एग्जाम्पल छोड़, अभी सिखा ही दूंगा। तो हमारा सारा काम, सवाल यहां से आता है कि कोई प्योर ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएगा। देखो इससे तो, इसका आंसर तो तुम ही बता दो, चलो इसका आंसर तुम ही बता दो कि बनेगा तो कौन सा बनेगा, इसका भी तुम ही बता दो। हाइब्रिडाइजेशन सराउंडिंग एटम के नहीं होते, बट कुछ ऐसी कंडीशन होगी जिसमें सराउंडिंग की जगह वो भी, ये जैसे ये मान ले बेटा, देख मान ले ये कार्बन है, लिखना नहीं है अभी, है ना, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अब इसका तो हाइब्रिडाइजेशन होगा ही होगा, लेकिन मैं ये मॉलिक्यूल बना रहा हूं CH3OH, क्या बना रहा हूं, मिथाइल अल्कोहल। तो यहां पे ऑक्सीजन है और फिर ये H है। अब ये ऑक्सीजन भी तो सेंटर में आ गया ना, दो, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन है और कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, ये sp3 हो गया। क्यों, क्योंकि 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, sp3 हो गया। ठीक है, ये कार्बन 4 सिग्मा है,
4 सिग्मा है तो ये भी क्या हो गया, sp3 हो गया। तो अब जरा बता कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, क्या ये sp3 का बॉन्ड ही तो होगा, फिर ये अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही दे रहा होगा फिर बॉन्ड बनाने के लिए। ऐसे देखते हैं। अब इधर क्या दे रहा होगा, ये sp3, इधर क्या होगा 1s, तो इधर आ गया 1s, इधर आएगा sp3, इधर आएगा 1s, फिर यहां पे sp3, फिर यहां 1s, फिर यहां पे sp3, फिर यहां 1s। ये कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, जहरीला है ना थोड़ा सा। और नेक्स्ट क्लास आपकी रिकॉर्डेड होगी, पहले ही बोल के जा रहा हूं। नेक्स्ट क्लास क्या होगी आपकी, रिकॉर्डेड होगी, जो शनिवार को आएगी आपकी, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, ठीक है भैया। रक्षाबंधन है, गांव जा रहा हूं। हाँ, शनिवार को रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास आएगी। एनीवेज, ये हम कल करेंगे, मतलब अगली क्लास में मैं ये चीजें सिखा दूंगा, अभी हटा रहा हूं। तो जो बच्चा डाउट पूछ रहा था ना कि सराउंडिंग, तो ऐसा नहीं है बेटा, बॉन्ड आइडेंटिटी और ये सब हम अगली ही क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ही करने वाले हैं। अच्छा, इसमें सबको समझ आ रहा है कि ये तो सिग्मा ही बनाएगा, या तो सिग्मा होगा या सिग्मा ही होगा। चलो, यहां सिग्मा होगा या जीरो होगा, क्योंकि अगर नोडल प्लेन पे लग गया तो जीरो हो सकता है, पाई तो कभी नहीं होगा। यहां पे सिग्मा हो सकता है, पाई हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यहां पे पाई होगा और जीरो होगा, यहां पे पाई होगा या जीरो होगा। अब वो किस पे कब क्या होगा, वो अगली क्लास में इंतजार करें। क्या क्या बन सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं ये तो हमेशा सिग्मा ही बनाएंगे। अब आपसे पूछा जाए एस और एस जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे क्या बनाते हैं, सवाल बताओ। मैं पूछ रहा हूं एस और एस जेड पर क्या बनाएंगे, एस और एस जेड पर क्या बनाएंगे। अगले लेक्चर में जितना हो जाएगा उतना टेस्ट में आएगा। ठीक है भाई, कोई नहीं, एक दिन पहले जितना पढ़ाऊं पढ़ के चले जाना, कहीं नहीं अटकोगे, गारंटी है मेरी। लेकिन पढ़ के पूरा एकदम पढ़ के जाना अच्छे से। शनिवार तक जो भी पढ़ाऊंगा आएगा टेस्ट में। कोई रहम नहीं है, कोई बात नहीं, आएगा। पढ़ो अच्छे से। अभी 2 दिन मिलेंगे तो ये अच्छे से कर लो, फिर शनिवार को जो मिले वो ताजा ताजा पढ़ के जाना एकदम। सिग्मा ही बनाएगा, क्योंकि एस और एस हमेशा ही सिग्मा बनाता है। फिर यहां पे गेम चेंज हो जाएगा, यहां इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर चीजें डिपेंड करेगी और इसी वजह से ये सिग्मा और जीरो होंगे। यहां पर भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे चीजें डिपेंड करेगी और इसी वजह से ये सिग्मा पाई और जीरो होंगे। यहां पर भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और यहां पर भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की वजह से चीजें बदलेंगी। तो यानी कि तैयार रहें, अगले वाले में आपको बहुत जबरदस्त जो है वो एम डीजे से भरपूर होगा, वो एम डीजे से भरपूर लेक्चर आपको मिलने वाला है। ठीक है बेटा। अच्छा, एक सवाल जाते जाते कर लो यार, लो थोड़ा दिमाग लगाना। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जब भी होता है तो इसका मतलब है यहां पे ऐसे 3 निकले हुए हैं, यानी कि ये sp3 कार्बन होता है। यहां 2 निकले हुए हैं, यानी कि ये sp2 कार्बन होता है। यहां एक एक निकला हुआ है, वैलेंसी 4 होती है, 3 इधर है तो 1 इधर होगी, तो sp होता है। अब करो, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अगर ये एक यहां दिखा रहा है तो 3 अपन इधर ओपन कर लेते हैं, दोनों कार्बन की 3 3। 2 इधर दिखा रहा है ये कार्बन, तो 2 2 दोनों की ओपन कर लेते हैं, टोटल मिला के 4 करनी है। और यहां पे 3 है तो एक एक ओपन कर लेते हैं, तो अब 1 सिग्मा 2 सिग्मा sp, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा sp3। जब ऐसा लिखते ही तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर ही दिया होगा। 51% लोगों ने आंसर सही किया है ना। कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है अब। ये 50% एस कैरेक्टर है और यहाँ पे 33% एस कैरेक्टर है और यहाँ 25% एस कैरेक्टर है। ठीक है भाई,
ये 4 हैं जिसमें 100 रुपए बांटने हैं, ये 3 हैं जिसमें 100 रुपए बांटने हैं, और ये 2 हैं जिसमें 100 रुपए बांटने हैं। चलो भाई, एनीवेज, चलो मिलते हैं अगली क्लास में जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, और ओवरलैपिंग के ही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ के वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कल अगली क्लास में ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। उसके बाद हम डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, और लास्ट में मोलिकुलर ऑर्बिटल थियरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वीक फोर्सेस। ये अब हमारा बच रहा है इस चैप्टर में, तो हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार, गुड नाइट, और स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो आज़ादी का मतलब होता है जिम्मेदारी, और अपनी जिम्मेदारी को समझें और आज़ादी का जश्न मनाएं। शुक्रिया।